हेलो स्टूडेंट, मैं संजय चौहान, भूगोल का अध्यापक। हम क्लास 11 का जो टॉपिक है भूगोल एक विषय के रूप में, उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। हमने बच्चों पिछला जो वीडियो था उसमें भूगोल एक विषय के रूप में जो टॉपिक थे उसके बारे में अध्ययन किया। हमने देखा कि भूगोल क्या है, भूगोल शब्द का नामकरण किसने दिया और भूगोल शब्द का नामकरण कब दिया गया। इसके अलावा हमने देखा भूगोल जो विषय है वो अन्य विषय के साथ किस तरह संबंध रखता है और किस तरह अन्य विषय के साथ जुड़ा हुआ है, उसके बारे में हमने पढ़ा है। हमने देखा भूगोल का प्राकृतिक विज्ञान से क्या संबंध है, प्राकृतिक विज्ञान किस तरह भूगोल से जुड़ा हुआ है और जब इसका अध्ययन किया जाता है तो किस प्रकार किया जाता है। फिर हमने देखा भूगोल व सामाजिक विज्ञान के जो विषय हैं, जो अर्थशास्त्र हैं, इतिहास हैं, समाजशास्त्र हैं, उसके साथ किस तरह संबंध रखता है भूगोल, उसके बारे में पढ़ा। फिर हमने देखा बच्चों भूगोल की शाखा। भूगोल की जो शाखा की बात आती है तो उसको विषय वस्तु के क्रमबद्ध उपागम के आधार पर हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो भूगोल की जो शाखा है वो भौतिक भूगोल, मानव भूगोल, जीव भूगोल, प्रादेशिक नियोजन और तकनीकी, और इस तरह भूगोल की अलग अलग शाखाएं बांटी गई है। पहली कौन सी है? भौतिक भूगोल, दूसरी मानव भूगोल, तीसरी जीव भूगोल और चौथी प्रादेशिक नियोजन और पांचवी तकनीकी। इस तरह 5 शाखाओं में हम भूगोल की शाखाओं का क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल एक ऐसा भूगोल है जिसमें भौतिक कारक जैसे पहाड़ हैं, मैदान हैं, नदियां हैं, जलवायु हैं, जो भी भौतिक कारक है उन सब का अध्ययन हम भौतिक भूगोल में करते हैं। और भौतिक भूगोल के जो मुख्य रूप से 4 उपागम में बांटा गया है, जिसमें भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, जल विज्ञान और मृदा भूगोल। इस तरह 4 भागों में बांटा गया है। इन चारों भागों का हम इस वीडियो में विश्लेषण के साथ अध्ययन करेंगे, प्रत्येक बिंदु को समझाएंगे। हमारा जो पहला टॉपिक है भू आकृति विज्ञान। क्या है? भू आकृति विज्ञान। तो भू आकृति किसे कहते हैं? पहला सवाल यही बनता है, भू आकृति किसे कहते हैं? भू आकृति, भू यानी भूमि और आकृति का मतलब प्रतिरूप। भूमि के ऊपर बहुत सारे ऐसे प्रतिरूप पाए जाते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? भू आकृति। तो धरातल पर पाए जाने वाले स्थल प्रतिरूप, धरातल पर पाए जाने वाले स्थल प्रतिरूप को भू आकृति कहते हैं। जैसे पहाड़, मैदान, नदी, ये सब घाटी, नदी घाटी, ये सब क्या है? भू आकृति है, जो हम इस भौतिक भूगोल शाखा में अध्ययन करते हैं। ये भू आकृतियों, उनके क्रम, भू आकृति विज्ञान के अंदर भू आकृतियों और उनके क्रम के अंदर क्या होता है कि बच्चों कौन सी भू आकृति किस युग में हुई या कब हुई, आपको पता ही है। क्रम के आधार पर भू आकृति को देखते हैं। तो सर्वप्रथम आपने देखा होगा महाद्वीपों का निर्माण हुआ था, उसके बाद प्रथम उच्चावच के रूप में जानते हैं उसको, बाद में नदियां घाटियों का निर्माण हुआ था, उसके बाद में डेल्टाओं का निर्माण हुआ था। तो ये क्या हुआ? एक क्रम हुआ। क्या हुआ? क्रम, जिसके आधार पर हम बता सकते हैं कि इस भू आकृति का उद्भव कब हुआ। विकास एवं संबंधित प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है और भू आकृति में इन सभी तत्वों का क्या होता है? अध्ययन होता है। वापस रिपीट करते हैं, ये भू आकृतियों, उनके क्रम, विकास एवं संबंधित प्रक्रियाओं का अध्ययन करवाता है। अब हमारा द्वितीय बिंदु है जलवायु। क्या है? जलवायु। आपको मैंने बताया है और पहले भी परिभाषा बताई है
कि जलवायु क्या है। तो जलवायु की परिभाषा देखते हैं, तो किसी क्षेत्र में लंबे समय तक वायुमंडलीय दशाओं में होने वाला परिवर्तन, किसी क्षेत्र में लंबे समय तक वायुमंडलीय दशाओं में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? जलवायु। क्या कहलाता है? जलवायु। यदि हम परिभाषा को थोड़ा सा चेंज कर दें तो मौसम की बन जाती है किसी क्षेत्र में छोटी अवधि के लिए, किसी क्षेत्र में छोटी अवधि के लिए यदि वायुमंडलीय दशा में परिवर्तन होता है उसी को मौसम कहते हैं। क्या कहते हैं? मौसम। इनके अंतर्गत वायुमंडलीय की संरचना, जलवायु विज्ञान के अंतर्गत हम वायुमंडल की संरचना के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले वायुमंडल क्या है? वायुमंडल क्या है? तो वायुमंडल की यदि परिभाषा पूछे तो पृथ्वी के चारों ओर पाए जाने वाले वायु के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। वापस सुन लेना, पृथ्वी के चारों ओर पाए जाने वाले वायु के आवरण को क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। और यदि वायुमंडल की संरचना के बारे में देखते हैं तो वायुमंडल की संरचना को 5 भागों में मुख्य रूप से बांटा गया और ओजोन मंडल को डालते हैं तो 6 मंडल। सबसे पहले सौरमंडल, उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, उसके बाद आयन मंडल, उसके बाद परिमंडल। इस तरह 5 भागों में बांटा गया। सौरमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और वायुमंडल। बच्चों, सौरमंडल के अंदर अपन देखते हैं तो मौसम संबंधी घटनाएं घटित होती है। कौन सी घटनाएं बच्चों? मौसम संबंधी, जैसे बादल का बनना, वर्षा का होना, बिजली का कड़कना, ये सब कहाँ होता है? सौरमंडल के अंदर होता है। समताप मंडल, यहाँ पर तापमान हमेशा क्या रहता है? समान रहता है, लगभग 0 डिग्री के करीब। ना तापमान घटता है ना बढ़ता है। इसके साथ वायु भी है, वो समान गति से चलती है। इस कारण से यहाँ पर एरोप्लेन, हवाई जहाज उड़ाई जाती है। क्या उड़ाई जाती है? हवाई जहाज यही उड़ती है। याद रखना, हवाई जहाज किस मंडल में उड़ाई जाती है? तो समताप मंडल में। मध्य मंडल है, इसके बारे में हमें पर्टिकुलर जो जानकारी मिलनी चाहिए वो भूगोल में तक अभी तक मिली नहीं है, इसलिए इसके बारे में कुछ बताया नहीं जाता है। फिर आपके आयन मंडल, इसके वातावरण में प्लस और माइनस के जो आयन होते हैं वो पाए जाते हैं। आयन मंडल के अंदर आयनों का समावेश होता है, प्लस और माइनस का। इस कारण से यह क्या लगाए जाते हैं? उपग्रह स्थापित किए जाते हैं। क्या स्थापित किए जाते हैं? उपग्रह। आयन मंडल के अंदर उपग्रह स्थापित होते हैं जहाँ प्लस और माइनस के आयन पाए जाते हैं। और वायुमंडल की इसके बारे में जानकारी नहीं है। सौरमंडल की यदि ऊंचाई देखते हैं तो 13 किलोमीटर मानी गई है। 0 से कितने किलोमीटर मानी गई? 13 किलोमीटर। और समताप मंडल की यदि ऊंचाई देखते हैं तो 50 किलोमीटर। और यदि मध्य मंडल की ऊंचाई देखते हैं तो 80 किलोमीटर। ठीक है बच्चों। आयन मंडल की ऊंचाई देखते हैं तो 400 किलोमीटर। और वायुमंडल की ऊंचाई देखते हैं तो 1000 किलोमीटर है। कितनी है? 1000 किलोमीटर। तो आप वापस देख लेना, सौरमंडल की ऊंचाई 13 किलोमीटर, समताप किलोमीटर की ऊंचाई 50 किलोमीटर, मध्य मंडल की ऊंचाई 80 किलोमीटर, आयन मंडल की ऊंचाई 400 किलोमीटर और वायुमंडल की ऊंचाई 1000 किलोमीटर पाई गई। इस तरह वायुमंडल की संरचना को अलग अलग भागों में, ओजोन परत है वो समताप मंडल के अंदर स्थापित की गई है। ओजोन परत है कहाँ पर है? समताप मंडल में ओजोन परत है जो O3 परमाणु से बनी हुई है। ये जो परत है सूर्य से आने वाली जो हानिकारक किरणें, पराबैंगनी किरणें, उनको रोकता है, जिससे पृथ्वी के ऊपर ज्यादा तापमान
नहीं हो पाता है, वनस्पति को सुरक्षा मिलती है, प्राणियों को सुरक्षा मिलती है इस ओजोन परत के कारण। मौसम की परिभाषा हमने पढ़ ली है, जलवायु की पढ़ ली है और तत्व। जलवायु और मौसम के तत्व जैसे आर्द्रता है, जलवाष्प है, बादल हैं, तुषार हैं, वर्षा है, ये सब किसके जलवायु और मौसम के क्या है तत्व है। जलवायु के प्रकार में अपन देखते हैं तो सर्दी, गर्मी और वर्षा ये क्या है जलवायु के प्रकार है। भारत के अंदर देखते हैं बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और समीर और इस तरह 4 ऋतु बनी हुई हैं। फिर वो अपन देखते हैं जलवायु प्रदेश, तो हमने जलवायु प्रदेश के अंदर देखते हैं तो अपन देखते हैं भूमध्य सागर जलवायु प्रदेश, उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेश, इस तरह उष्ण आर्द्र कटिबंधीय जलवायु प्रदेश, इस तरह अलग अलग जलवायु प्रदेशों के अंदर बांटा गया है, इसका अध्ययन किया जाता है। फिर अगला जो बिंदु है हमारा जल विज्ञान। क्या है जल विज्ञान के अंदर देखते हैं तो जल से संबंधित जो सागर है, महासागर है, जलाशय है, कोई भी चाहे प्रोताशय है, उन सब का अध्ययन इसी में होता है। ये धरातल के जल परिमंडल जिसमें समुद्र, नदी, झील तथा अन्य जलाशय के बारे में बताया जाता है और इसमें यह देखा जाता है समुद्र के अंदर या झीलों के अंदर कौन से लवण पाए जाते हैं, किस झील में कितने लवण पाए जाते हैं, कौन से सागर में कौन सी जीव पाई जाती है, कौन सी वनस्पति पाई जाती है, कौन से खनिज पाए जाते हैं, किस सागर की कितनी गहराई है, ये सारे के सारे का जो अध्ययन है वो जलवायु विज्ञान के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? सॉरी, जल विज्ञान के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? जल विज्ञान के अंदर होता है। आपने देखा होगा विश्व का सबसे खारा जो सागर है वो डेथ सी है। विश्व का सबसे खारा सागर कौन सा है? डेथ सी है। विश्व का सबसे बड़ा जो सागरों में आते हैं, जैसे दक्षिण चीन सागर है, वो बड़े सागरों के श्रेणी में आता है। और आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे सागर हैं जो अपनी लवणता के लिए भी पहचाने जाते हैं। झील देखते हैं, विश्व की सबसे बड़ी जो झील है वो कौन सी है, या सबसे ताजे पानी की जो झील की बात करते हैं तो अमेरिका की सुपीरियर झील है। विश्व की सबसे ताजे पानी की झील है तो अमेरिका की सुपीरियर झील है। और यदि हम भारत में आते हैं तो विश्व की भारत की सबसे खारी झील सांबर झील है। भारत की तटीय सबसे खारी झील है वो चिल्का झील है। भारत की सबसे तटीय खारी झील कौन सी है? चिल्का झील है। भारत की सबसे ऊंची मीठा पानी की झील वुलर झील है। तो ये सब क्या है? झील है, जिसके अंदर हम उसके झीलों के मीठापस के आधार पर या लवणता के आधार पर उसका वर्गीकरण करते हैं। यदि हम विश्व की सबसे खारी झील की बात करें तो तुर्की की वान झील है। तुर्की की कौन सी है? वान झील। और अन्य जो जलाशय है उसका बारे में इसका अध्ययन होता है। इनका मानव सहित विभिन्न प्रकार के जीवों और उनके कार्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखो, जल विज्ञान के द्वारा जो जल से संबंधित जो तत्व हैं या सागर हैं, झील हैं, नदियां हैं, इसका जो प्रभाव है मानव जीवन पर क्या प्रभाव है आपको पता ही है। झीलों से प्राप्त होने वाले खनिज, जीव और वनस्पति से या के लोगों के जीवन की आर्थिक क्रियाओं का संचालन होता है, या के लोगों को विभिन्न प्रकार के आर्थिक रोजगार प्राप्त होते हैं। आपको मालूम ही होंगे जिन क्षेत्र के अंदर समुद्र का इलाका होता है वहाँ मछली पालन या फिर और प्रकार की बहुत सारी ऐसी क्रियाएं होती है जो उनको रोजगार देती है, वो स्थापित हो पाती है। अब है मृदा भूगोल। अब मृदा क्या है? सबसे पहली बात तो ये है, तो याद रखना है, धरातल की सबसे ऊपरी महीन कणों से बनी हुई जो परत होती है जिसमें जैविक तत्व पाए जाते हैं उसे मृदा कहते हैं। याद रखना बच्चों, धरातल की सबसे ऊपरी परत जो महीन कणों और जैविक तत्वों से मिलकर बनी होती है उसे हम क्या कहते हैं? मृदा कहते हैं। मैं यहाँ पर परिभाषा भी लिख देता हूँ बच्चों कि मृदा की परिभाषा क्या है और किस तरह बनाई गई है। तो मृदा की जो परिभाषा है उसके बारे में हम लेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे और उसके बारे में जानकारी प्राप्त भी करेंगे। मृदा तो याद रखना, धरातल की सबसे ऊपरी परत जिसमें महीन कण व जैविक तत्व पाए जाते हैं उसे मृदा कहते हैं। क्या कहते हैं? मृदा कहते हैं। यदि मृदा निर्माण की प्रक्रिया में देखते हैं तो इसमें 2 प्रकार की क्रिया काम आती हैं।
एक भौतिक क्रिया और एक मानवीय क्रिया। भौतिक क्रिया के अंदर अपन देखते हैं तो तापमान है जो सूर्य से प्राप्त होता है, और इसके अलावा अपक्षय है, अपरदन है, ठीक है, ये सारी क्रियाएं होती हैं। और मानवीय क्रिया में जैविक तत्वों की प्रवृत्ति होती है। अपक्षय, चट्टानों का अपने मूल स्थान से ही टूटकर बिखरना। अपक्षय क्या कहलाता है? चट्टानों का अपने मूल स्थान पर टूटकर बिखरना क्या कहलाता है बच्चों? अपक्षय कहलाता है। अपरदन, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कारक, चाहे वो कोई भी हो, चाहे नदी हो, वायु हो, उन कारकों के कारण जो मिट्टी का कटाव होता है उसी को हम क्या कहते हैं? अपरदन कहते हैं। क्या कहते हैं? अपरदन। मिट्टी निर्माण क्रिया के लिए प्रक्रिया, मिट्टी के प्रकार। हम मिट्टी के प्रकार पे अंदर देखते हैं तो काली मिट्टी, लाल व पीली मिट्टी, लेटराई मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, वन्य मिट्टी, इस तरह बहुत सारी प्रकृतियों के क्या पाए गए हैं? प्रकार पाए गए हैं, जिसको हम मिट्टी जो विज्ञान है उसके अंदर अध्ययन करते हैं। इनका उत्पादक स्तर, मिट्टी का उत्पादक स्तर कैसा है? मिट्टी उपजाऊ है, अनउर्वरक है? यदि उपजाऊ है तो किस प्रकार की उपजाऊ है? इस मिट्टी में कौन से खनिज तत्वों की कमी है, कौन से खनिज तत्वों की अधिकता है, या किस खनिज तत्वों को मिलाने से मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार किया जा सकता है, इन सब का अध्ययन है वो मृदा विज्ञान के अंदर ही करते हैं। वितरण है उनका उपयोग आदि का अध्ययन किया जाता है। तो मृदा विज्ञान में इन सब का क्या होता है? अध्ययन होता है। तो ये मिट्टी निर्माण की प्रक्रिया, मिट्टी के प्रकार, उनका उत्पादकता स्तर और वितरण उपयोग के अध्ययन से संबंधित होती है। इस तरह बच्चों आपने देखा कि भूगोल की जो शाखा है उनमें से भौतिक भूगोल जो शाखा उनको 4 भागों में बांटा गया, वो आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, जल विज्ञान और मृदा विज्ञान। और अगला जो वीडियो होगा उसके अंदर हम मानव भूगोल की जो शाखा है या उप शाखा है उसके बारे में अध्ययन करेंगे कि मानव भूगोल की उप शाखाएं कौन कौन सी है। यदि हम मानव भूगोल की उप शाखा पढ़ेंगे उसके अंदर हमने देखेंगे सांस्कृतिक भूगोल, जनसंख्या व अधिवास भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, और इसके अलावा और जो मानव भूगोल से संबंधित भूगोल की उप शाखाएं हैं उन सब का विश्लेषण के साथ अध्ययन करेंगे। थैंक यू।